स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जो बात भारत कई दशकों से कहता आ रहा है कि भारत एक समय काफी रिच हुआ करता था, लेकिन कॉलोनियलिज्म की वजह से ब्रिटेन ने बहुत बुरी तरह से भारत को लूटा है। वो सारे आंकड़े मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं, जो एक ग्लोबल रिपोर्ट है, आप सबने सुना होगा, ऑक्सफैम के द्वारा जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें इस बार स्पेसिफिकली भारत के बारे में मेंशन किया गया और बताया गया है कि कैसे यूके ने यहां पर भारत को लूटा है। आप देख सकते हो खबर, रिचेस्ट 10% गॉट ओवर हाफ ऑफ $65 ट्रिलियन। कैन यू इमेजिन? $65 ट्रिलियन यूके एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इस स्टडी के अंदर बहुत सी चीजें बताई गई हैं, एक एक चीजें डिटेल में बताई गई हैं कि क्या क्या यूके ने किया, और वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, स्पेशली आज हमारा फ्लैश सेल चल रहा है ऑन 2025 यूपीएससी बैच, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। जो लोग 2026-27 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच भी अवेलेबल है। यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर एक रिपोर्ट सामने आई है ऑक्सफैम की, उसके अंदर बताया गया कि यूके ने, ब्रिटेन ने 1765 से लेकर 1900 के बीच में, मतलब 100 साल से भी ज्यादा, एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो करीब 135 ईयर्स में $65 ट्रिलियन भारत से लूटा। और इसमें से आधा पैसा, मतलब $65 ट्रिलियन में से लगभग $34 ट्रिलियन ये जो रिचेस्ट 10% पीपल हैं यूके में, उनके पास गया। मतलब ये इतना पैसा है कि पूरे लंदन में अगर आप 50 ब्रिटिश पाउंड को बिछा दोगे, उसके नोटों को बिछा दोगे, तो आप 4 बार उसको बिछा पाओगे। सोचिए इतना सारा पैसा। और देखिए ये जो रिपोर्ट है, आपको समझना है कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा लाया गया है इन ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट में। और होता कि आपने सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो स्विट्जरलैंड के डावोस में हर साल कंडक्ट होता है। तो क्योंकि आपको पता होगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसमें दुनिया के जो रिचेस्ट पर्संस हैं, साथ ही साथ जो रिचेस्ट कंपनीज हैं, वो सब वहां पर आते हैं, डिस्कशन होता है। तो जिस दिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टार्ट होता है, उसी दिन ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है और दिखाई जाती है कि एक तो आप में से जितने बड़े लोग हैं, जो रिचेस्ट पीपल हैं, वहां पर मिल रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, तो वो दिखाया जाता है। तो इस बार का जो रिपोर्ट है उसका टाइटल ध्यान रखिएगा, ये है टेकर्स नॉट मेकर्स। ये आप देख सकते हो खबर, ये आपका है टेकर्स नॉट मेकर्स, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट है। और बेसिकली क्या है कि यहां पर बहुत सारे जो स्टडीज हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनके द्वारा क्लेम किया गया कि जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है दुनिया भर में आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म का ही नतीजा है। और ये जो लेगेसीज हैं ना इनइक्वालिटी की, और जिस तरह से प्लंडर, मतलब कि लूटा गया है कई सारे देशों को, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में भी मॉडर्न लाइफ्स को शेप करती है। क्योंकि आज के डेट में जो हम देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है जो कॉलोनियलिज्म में किया गया था। एंड दैट इज व्हाई दिस हैज क्रिएटेड अ डीपली अनइक्वल वर्ल्ड। देखिए जब हम अनइक्वल वर्ल्ड की बात करते हैं तो यहां पर दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, जो काफी ज्यादा रिच हैं। लेकिन जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज ने जो पूरे जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको लूटा है, वो कहीं ना कहीं उसी का कारण है। और देखिए ऑक्सफैम के रिपोर्ट में एक और जो बड़ी बात बोली गई है वो ये है कि आज के डेट में भी यूके के अंदर जो यहां पर बहुत ही रिचेस्ट पीपल हैं, उनका अगर आप वेल्थ देखोगे, वो कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म पीरियड से देखने को मिलेगा, स्लेवरी के समय से देखने को मिलेगा। जिस तरह के उनके पूर्वजों ने जो काम किया है, जिस तरह की चीजें की हैं, वही नतीजा है कि आज के डेट में उनके पास इतना सारा वेल्थ है, अदरवाइज वो वेल्थ नहीं होता। खैर यहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज को लेकर कई चीजें बोली गई हैं। यहां पर ऑक्सफैम का यह कहना है कि जैसे आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी ने कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों की शुरुआत की थी कि एक प्रकार से मोनोपोली बन जाए। मतलब कि यूरोप में क्या किया जाता था, अलग अलग जो कंपनीज हैं उनको मोनोपोली दे दी जाती थी कि आप भारत चले जाओ, आप इंडोनेशिया चले जाओ, आप इधर चले जाओ। और इसी की वजह से आज के डेट में क्या हुआ है कि ये जो आपको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिवाइड है वो इतना ज्यादा देखने को मिलेगा। देखिए जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं तो मतलब वो देश जिनके पास
इनकम कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, जीडीपी कम है। तो ये जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हो ये ग्लोबल साउथ है, और ऊपर के जो देश हैं जैसे स्पेशली यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिच हैं। और क्यों रिच हैं? क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। स्पेशली ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो ग्लोबल साउथ में जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, स्पेशली फीमेल वर्कर्स को, वुमेन वर्कर्स को, ऐसा ऑक्सफैम के रिपोर्ट में बोला गया। फिर इसके अलावा यह भी बताया गया कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है आज के डेट में वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल सिस्टम से ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो वर्कर्स होते हैं ना ग्लोबल साउथ के अंदर, उनके पास बार्गेनिंग पावर कम होती है। मतलब नीचे अगर आप भारत में, अफ्रीका में कहीं पर भी जाओगे तो उनके पास बार्गेनिंग पावर कम है, राइट्स नहीं है, यहां पर सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें कॉलोनियलिज्म का ही नतीजा है। और ऑक्सफैम ने यह भी कहा है कि अगर आप ग्लोबल साउथ में देखोगे जो वेजेस हैं, जो भत्ता मिलता है, जो यहां पर सैलरी मिलती है, वो ग्लोबल नॉर्थ के मुकाबले 87%, 95% कम मिलती है। आप समझ रहे हो, इतना ज्यादा कम मिलता है। और भले ही यहां पर काम सेम हो, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लोबल साउथ में रह रहे लोगों को कम यहां पर सैलरी मिलती है। और जो लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है वो ग्लोबल साउथ में जो चीप लेबर अवेलेबल है उसका ये लोग फायदा उठाते रहते हैं। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो यह भी बोला गया है कि जो रिचेस्ट 10% अगर आप हटा दो, मैंने आपको क्या बोला, $65 ट्रिलियन में से इसका आधा पैसा जो टॉप रिचेस्ट 10% है उनके पास गया है। फिर इसके अलावा जो मिडिल क्लास है उनको भी बेनिफिट हुआ है। जो नया मिडिल क्लास उभर कर सामने आया था उनके पास भी इसका 32% पैसा जो है, मतलब जितना भी पैसा भारत से इन्होंने निकाला है, लूटा है, उसका बाकी का जो पैसा है 32% वो न्यू मिडिल क्लास के पास गया है। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह आएगा आपके दिमाग में कि ऑक्सफैम के रिपोर्ट में क्या बोला गया, मतलब कि भारत को कैसे गरीब बनाया गया है। यह मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। रिपोर्ट में यह बोला गया कि 1750 में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब सब कॉन्टिनेंट की बात करें जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये सब आ जाएगा एक्चुअली। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अकाउंटेड फॉर 25% ऑफ ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट। कैन यू इमेजिन कि पूरे दुनिया में जितना आउटपुट होता था ना, प्रोडक्शन होता था, उसका 25% अकेले सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता था 1750 में। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे एक्सप्लॉइट किया इन लोगों ने, इसकी वजह से 1900 आते आते जो पूरा का पूरा ग्लोबल आउटपुट, मतलब शेयर जो है भारत का, वो 25% से गिरकर 2% हो गया। और देखिए, आप में से जो भी लोग यूपीएससी या फिर किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, आप में से बाकी लोगों ने, तो आप ये जानते होंगे इस आंकड़े को कि पहले भारत काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था ग्लोबल जीडीपी के अंदर, लेकिन जानबूझ के इसको सप्रेस किया गया। लेकिन ये बातें कोई मानने को रेडी नहीं था दुनिया में बाकी के जो लोग हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो रिपोर्ट आई है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब आंखें खुलेंगी बहुत सारे लोगों की। और देखिए, यहां पर ऑक्सफैम का ये कहना है कि ये जो गिरावट हुई है ना भारत का और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जीडीपी में जो शेयर गिरावट हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड बाय दीज यूरोपियन नेशंस। मतलब ये लोग आकर कॉलोनाइज करते थे भारत और बाकी देशों में, और यहां पर पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते थे। और इन्होंने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाई थी। भारत से बहुत सारा पहले चीजें एक्सपोर्ट होता था, लेकिन उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया, उन्होंने उस चीज को अलाउ नहीं किया, और इसी की वजह से धीरे धीरे यहां पर चीजें गिरती गई। फिर अल्टीमेटली जब वर्ल्ड वॉर वगैरह वाला समय आया, तब जाकर इसमें थोड़ा सा रुकावट हुआ। मतलब जिस तरह से भारत से चीजें लूटी जा रही थी, लेकिन अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 आने की वजह से, सपोज 1914 से 1918 के बीच में, इसमें थोड़ा सा आपको सप्रेशन देखने को मिलेगा। और देखिए, अल्टीमेटली ये सारी चीजें कैसे हो पाती थी? इट इज बिकॉज ऑफ दीज प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, यही लोग इस तरह की चीजें किया करते थे। और देखिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इनके पास खुद की एक बड़ी आर्मी इन्होंने तैयार कर रखी थी। आप सोच सकते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी भारत में, इसमें टोटल कितने सोल्जर्स थे? लगभग 2,60,000 के आसपास। मतलब जो ब्रिटेन का पीस टाइम आर्मी थी, उससे दोगुना साइज की आर्मी अकेले इनकी भारत के अंदर थी। और ये लोग क्या करते थे? अपने आर्मी और पुलिस की मदद से लगातार जो लैंड डिस्पोजेशन है, जमीन छीन लेना, वायलेंस क्रिएट करना, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, बहुत सारी चीजें इस तरह की किया करते थे ताकि भारत को लूट सकें। और साथ ही साथ लंदन में फाइनेंशियल मार्केट वगैरह इन सब चीजों को और स्ट्रांग बनाता था, क्योंकि वहां पर लोग निवेश करते थे, शेयर्स लेते थे इन कंपनीज के, और इन कंपनीज को फायदा होता था, और अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को फायदा होता था। और देखिए, 1830 से लेकर 1920 के बीच में रिपोर्ट में बताया गया है कि 3.7 मिलियन
इंडियन, चाइनीज, अफ्रीकन, जापानीज, इन लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाता था कॉलोनियल प्लांटेशन एरियाज में, माइन के तौर पर, माइन वर्कर्स के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता था ताकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। फिर यहां पर रिपोर्ट में बोला गया है कि भारत जो है इन 1875 जो टॉप अर्नर्स हुआ करते थे उस समय, वो भारतीय नहीं हुआ करते थे, वो बेसिकली यूरोपियन ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो आर्मी के यूरोपियन ऑफिसर्स थे वो हुआ करते थे। फिर लेकिन 1940 आते आते जो ट्रेडर्स हैं, बैंकर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो सबसे ज्यादा टॉप अर्नर्स हुआ करते थे। तो बेसिकली द इनइक्वालिटीज आज के डेट में जो हम देखते हैं इन देशों के अंदर, भारत और बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, बहुत से अलग अलग देशों में, लो इनकम कंट्रीज में, वो कॉलोनियल मेकिंग का ही नतीजा है, ऐसा ऑक्सफैम के रिपोर्ट का कहना है। और देखिए इसमें और भी चीजें इसमें बताई गई हैं कि कैसे इन्होंने जो हमारी कमजोरी थी उसका फायदा उठाने की कोशिश की। मतलब यहां पर जिस चीज में हम लोग डिवाइड हो जाते थे तो उसको और ज्यादा इन्होंने पुश किया, जैसे कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, जेंडर, सेक्सुअलिटी, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, इन सब का इन्होंने फायदा उठाया। इनफैक्ट जो कास्ट सिस्टम है उसको फॉर्मलाइज किया ताकि वो और ज्यादा सोसाइटी में डिवाइड कर सकें, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकें, ताकि हम यूनाइट ना हो पाए। ये खुद ऑक्सफैम के रिपोर्ट में बताया गया है। सिर्फ यही नहीं, आप सोच के देखो मतलब इनकी मानसिकता क्या थी। ये लोग ड्रग्स को पुश करते थे जानबूझ के, ताकि जो कॉलोनियल कंट्रीज में लोग रह रहे हैं वो ड्रग में डूबे रहें। यहां पर बताया गया है कि कैसे जो ब्रिटेन है वो एज अ स्टेट कॉलोनियल ड्रग पुशर था, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सो इट इज क्रिटिकल टू रिमेंबर, यहां पर चाहे डच हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज हो, ये ओपियम ट्रेड, आप सबको पता ही होगा कि कैसे ओपियम ट्रेड की वजह से इनका जो पूरा कॉलोनियल रूल है वो कंसोलिडेट होता गया। लोगों को पता ही नहीं है, लोग नशे में डूबे हुए हैं। तो आपको पता होगा भारत में और भी कुछ कुछ देशों में ओपियम का प्रोडक्शन हुआ करता था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था भारत के अंदर 1757 में। और ये एक्सपोर्ट कहां करते थे? चाइना एक्सपोर्ट करते थे। और चाइना में तो बहुत ही बुरा हाल था, आपको पता ही होगा सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन के बारे में, वो इसी से रिलेटेड है। यहां पर चाइना में इन्होंने डुबा दिया था। आप सोचिए पूरा का पूरा ओपियम वॉर हुआ था चाइना और ब्रिटेन के बीच में। और मतलब प्रॉब्लम ये हो गई थी कि आप सोचो चाइना जितना भी इंपोर्ट करता था ना, उसका आधा इंपोर्ट जो है वो सिर्फ ओपियम का हुआ करता था। कैन यू इमेजिन, चाइना जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसमें से आधा इंपोर्ट सिर्फ ओपियम का है, नशे वाली चीजों का है। और ब्रिटेन का थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम हुआ करता था ओपियम, आफ्टर सॉल्ट एंड लैंड टैक्सेस। तो इसके ऊपर तो ये टैक्स लगाते ही थे, नमक के ऊपर। नमक सत्याग्रह आपको पता ही है, गांधी जी के द्वारा किया गया। लैंड टैक्सेस जो है, फिर थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू इनका ओपियम से आता था। और भारत में भी अगर आप देखोगे ना, जहां जहां पर ये ओपियम ग्रो किए जाते थे, पॉपी ग्रोइंग एरियाज जो हैं, वो लो पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग से रिलेटेड है। मतलब हेल्थ में एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहां पर खर्चा नहीं होता था। ये लोग खर्चा किस में करते थे? वहां पर ये खर्चा करते थे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर, कि कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और उसका नतीजा ये है कि आज के डेट में भी इन एरियाज में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको इलिटरेसी, पॉवर्टी, इस तरह की चीजें आज भी देखने को मिलेंगी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा बायोपायरेसी, इसको लेकर भी जिक्र किया गया। बायोपायरेसी क्या है कि यहां पर भारत में मान लीजिए जो जेनेटिक रिसोर्सेज है हमारा, उसका ये लोग कंपनसेशन नहीं दिया करते थे और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते थे। उसको विदेश में ले जाते थे और पेटेंट करा लेते थे। एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यूएस मल्टीनेशनल कंपनी है WR ग्रेस। 1994 में पता है आपको इन्होंने पेटेंट क्या करा लिया था? इन्होंने नीम ट्री का जो सीड एक्सट्रैक्ट है, सोचिए नीम ट्री का, जो भारत कितने सदियों से इस्तेमाल करता आ रहा है। भारत में रूरल फार्मर्स, रूरल एरियाज में 2000 साल से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट में, साबुन में, सोप में, कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। तो वो इन्होंने पेटेंट करा लिया और फाइनली यहां पर 10 साल के बाद यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने उसको रिवोक किया। मतलब क्या मजाक है, भारत तो कई सदियों से इसका इस्तेमाल करा रहा है और आप अचानक से ये कह रहे हो कि हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, ये किया है, और आपने पेटेंट करा लिया कमाने के लिए। तो ये बायोपायरेसी भी बड़े स्तर पर हुई है। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताया। फिर और भी कई यहां पर क्लेम्स किए गए हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल को लेकर, कि यूके ने और बहुत सारे जो रिच नेशन है आज के डेट में, इन्होंने फॉसिल फ्यूल का, जो क्रूड ऑयल वगैरह है, उसका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया और इसी का नतीजा है कि आज के डेट में इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ओटोमन एम्पायर, भारत को पार्टीशन किया गया, डिवाइड किया गया, और वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ कॉलोनियल पावर्स। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ दीज पीपल, यूरोपियन पावर्स। जैसे 1891 से लेकर 1920 के बीच में, कैन यू बिलीव,
59 मिलियन लोगों की ज्यादा मृत्यु हुई है। मतलब अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो मृत्यु नहीं होती। और क्यों होता है अल्टीमेटली? कि आप फूड की सप्लाई वगैरह नहीं कर रहे हो, लोगों का देखभाल नहीं कर रहे हो, राइट? तो आप देखिए यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आपको पता ही होगा 1943 में द ग्रेट बंगाल फेमाइन, मतलब कोई भूल नहीं सकता है उसको। और उसमें तो कितने मिलियंस ऑफ पीपल की मृत्यु हुई थी, ये अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। आप समझ रहे हो? तो ये कितना बड़ा 3 मिलियन पीपल बताया जाता है कि भारत और बांग्लादेश आज के डेट में जो बंगाल का पूरा एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। और आज उसी का नतीजा है कि बहुत सारे जो लोग हैं ओबेसिटी से, टाइप 2 डायबिटीज हो गया, इस तरह की चीजों से ये लोग सफर कर रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर इसमें यह भी बोला गया है कि कैसे जो ग्लोबल बॉडीज हैं दुनिया की, उसमें आज के डेट में भी जो हम जैसे देश हैं, भारत, अफ्रीका, बहुत से जो देश हैं, उनका अनइक्वल स्टेटस है। हमें प्रॉपर स्टेटस नहीं मिलता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने जो ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल बताया गया कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। आपको याद होगा कोविड-19 पैंडेमिक में साउथ अफ्रीका और भारत ये दोनों प्रपोजल लेकर आए थे कि यहां पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है वैक्सीन के ऊपर, लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर, तो उसको हटा देना चाहिए, वेव कर देना चाहिए ताकि ह्यूमैनिटी को फायदा हो। और इसको दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने सपोर्ट भी किया था, लेकिन जो रिच कंट्रीज हैं उन्होंने इसको अपोज किया था। ये रिपोर्ट में बताया गया। फिर इसके अलावा बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूरोप के अंदर बहुत सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो भी एक प्रकार से शोषण करते हैं ग्लोबल साउथ के कंट्रीज का, प्राइवेटाइजेशन और फाइनेंशियलाइजेशन को पुश करके। जैसे कि एग्जांपल बताया गया वर्ल्ड बैंक की जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इन्होंने बहुत सारा पैसा भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है भारत में बहुत सारे जो लोग हैं, 37% ऑफ इंडियंस एक्सपीरियंस कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर, और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। तो अल्टीमेटली इन हॉस्पिटल्स में जब पैसा जाएगा तो फायदा किसको होगा? इन इंस्टीट्यूशंस को होगा। तो ये सारी चीजें बोली गई हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर क्या क्या इसके अंदर बोला गया है। अब बहुत से लोग सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इससे कोई फायदा होगा, क्या यूके हमें कोई पैसा वापस लौटाएगा? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं इतना बड़ा पैसा, ये $65 ट्रिलियन लूटा गया है और ये ग्लोबल रिपोर्ट में सामने आया है। देखते हैं दुनिया कितनी इसको नोटिस करती है। भारत को भी इसको बढ़ चढ़कर हाईलाइट करना चाहिए। बाकी आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक, ये जो रिपोर्ट है ये रिसेंटली न्यूज में था, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।